हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। पेपर की तैयारी थोड़ी अच्छी चल रही होगी और इस तैयारी को बेटर बनाने के लिए हम लेके आए हैं जो हमारा टेक्निकल के जो क्वेश्चंस होते हैं 75 उसी के ऊपर एक आधारित क्वेश्चंस लेके आए हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट होने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ सरल टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना है, ठीक है, कि आपने कितनी तैयारी करी है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जजेस कर सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, ठीक है। एक और अच्छी बात है, आपको अगर फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है, रैपिड रिवीजन के लिए हमने पीडीएफ अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके पोस्ट में जाके आप सारी डिटेल चेक कर सकते हो और वहाँ से आप परचेस कर सकते हो पीडीएफ। तो आइए हम लेके आए हैं जो 75 प्रश्न पे आधारित जो प्रश्न है उसी लेवल पे, ठीक है। तो पेपर थोड़ा ईजी होने वाला है, लेकिन ये इजी इसलिए लेके आए हम ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ सके, ठीक है, आपने कितनी प्रिपरेशन की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे के सारे 75 प्रश्न पे आधारित होने वाले हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप मल्टीपल सब्जेक्ट के क्वेश्चन लेके आओ, ठीक है। तो इसी प्रकार हम हीमेटोलॉजी हमारा बच गया था, तो हीमेटोलॉजी के आप सारे वीडियो देख सकते हो, वीडियो अपलोडेड है। बाकी सब्जेक्ट के तो अपलोड है, पीडीएफ भी अवेलेबल हो चुके हैं अभी, तो वहाँ से भी आप पोस्ट पे जाके भी आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लेके आए मल्टीपल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस जो 75 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं टेक्निकल, ठीक है। तो किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े कठिन भी आते हैं, थोड़े ईजी भी आते हैं, तो उसी तरीके से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम मल्टीपल सब्जेक्ट के जो 70 पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप आंसर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो आपका जो लेवल चेक करने के लिए, क्योंकि दिन बहुत कम बचा हुआ है और हम जो रैपिड रिवीजन के लिए तो पीडीएफ अवेलेबल करवाई दिए। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आता आप आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ईजी होने वाले हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इतने ईजी भी आ जाते हैं और कुछ टफ भी आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर करेंगे। ब्लड इज़ अ विच टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जो एक हम आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि बहुत सारे टफ 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 पढ़ के बोर हो गए होंगे, ठीक है। अब आपके एक माइंड फ्रेश के लिए हम जो लेके आए हैं, ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट। तो इसका आंसर तो सभी लोग जानते हैं कि रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है। एपिथेलियल टिश्यू होता है, मसल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू है। लेकिन कोई कोई रट लेते हैं, उनके लिए है ये, ठीक है, जो याद कर लेते हैं उनके लिए, ठीक है। तो याद नहीं करना है, समझ लेना है, क्योंकि ब्लड हमारे पूरे शरीर को जोड़ता है। क्या करता है? पूरे शरीर को कॉन्टैक्ट करता है, कनेक्ट करता ना है हर एक चीज़ में। छोटी से छोटी हमारी सेल्स में तक पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है। मतलब बोला तो हमारे एक एक अंग बॉडी के छोटे छोटे पार्ट तक ब्लड का कनेक्शन होता है, इसलिए ब्लड को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ट्रिक्स होती है, ठीक है, एक समझने के तौर पे, इसीलिए हम ये सारे लेके आए। तो ब्लड हमारा क्या होता है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। जानते सभी है, लेकिन कोई कोई ऐसा रट लेते हैं क्यों कनेक्टिव टिश्यू क्यों है, क्योंकि वो हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। चलिए, ठीक है। क्वेश्चन इजी टाइप के हैं, लेकिन बहुत कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो टफ भी होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसी लेवल का पूछा जाता है, वही लेवल लेके आए। चलिए, माइकोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा का एक अलग ही नियम कानून कायदे हैं, ठीक है। तो वो अलग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ जिलेटिन ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ टेक्नोइक एसिड इन सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन इन सेल वॉल, या एब्सेंट ऑफ सेल वॉल एट सेल, या उसकी खुद सेल पर एब्सेंट होती है, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया के, ठीक है, कि नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पॉजिटिव की बैक्टीरिया में क्या होता है, ठीक है। लेकिन इसको मैं थोड़ा टिकी तरीके से घुमा दिया हूँ, ठीक है। अगर पॉजिटिव की बात आती है तो हमारा बी वाला इसका राइट आंसर होता है कि पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमारा टिक्नोइक एसिड होता है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टिक्नोइक एसिड, ठीक है। हालांकि ये सारी चीज़ें उसमें होती है, चिलेटिन भी होती है, लेकिन कम मात्रा में। लेकिन उसमें जो होता है लिपोप्रोटीन होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन होता है ग्राम पॉजिटिव में, और उसकी जो सेल वॉल होती है वो ठीक थीन होती है, पतली होती है, ठीक है, कम मात्रा में होता है, ठीक है, लगभग 7 से 12 ग्राम तक हो सकता है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसकी जो सेल वॉल होती है वो लिपोपोलीसेकेराइड की बनी होती है, वो लिपिड बहुत ज़्यादा मात्रा में लिपिड होता है, इसलिए वो जल्दी से एनहेंस नहीं होती है, रप्चर नहीं होती है, ठीक है। इसलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थोड़े बहुत डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो जल्दी नहीं मरते, क्योंकि वो लिपिड ही तो है। अब वो उनको मारने में बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके उसका लिपिड अंदर उसका सूखेगा, ठीक है। तो लिपिड सूखेगा तभी तो वो मरेगा, उसका अंदर का जो मटेरियल खत्म होगा, ठीक है, जो नमी है वही वो खत्म होगी तभी वो मरते हैं, ठीक है। इसलिए जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बहुत डेंजरस होते हैं,
ठीक है, अपोजिट टू ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव के उसकी सेल वाल भी इतनी मोटी नहीं होती है, थिन होती है, तो बहुत जल्दी रप्चर हो जाती है और वो टूट जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप जरूर याद रखें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी, हालांकि सभी ने पढ़ लिया होगा। तो इस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये दो बीच का जो क्वेश्चन बन जाता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये बैक्टीरिया से अलग क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ कोई सेल वाल होती ही नहीं है। ठीक है, वो ये अमीबा का टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन ये उसकी सेल वाल होती ही नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा डी, इसका राइट आंसर होगा भाई। होगा उसमें चिलेटिन सेल्स भी होगी, प्रेजेंस ऑफ टेक्निको एसिड भी, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये सारी चीज़ें भी होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो खुद की जो सेल वाल है वो एब्सेंट होगी, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यही उसकी विशेषता है। ठीक, इसीलिए बैक्टीरिया से उसको अलग रखा गया। चलिए, ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव में भी याद रखें, हालांकि सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम फर्स्ट रिवीजन इसीलिए लेके आए ताकि कुछ और हेल्प हो सके। बहुत सारे बच्चों ने अभी परचेस कर चुके हैं। ठीक है, लगभग 40 प्लस बच्चों ने परचेस कर चुके हैं, क्योंकि उनको थोड़ा फास्ट रिवीजन है। ठीक है, अगर आप अच्छे से रिवीजन कर पाओगे तो आप उसको क्या कर हेल्प हो जाएगी। ठीक है, चलिए रैपिड रिवीजन, क्योंकि दो से 3 दिन बचे हैं हमारे। ठीक है, कल परसों 21 को तो पेपर ही किसी का। ठीक, लेकिन बाकी के जो कभी 22-23 को है, ठीक है, तो वो आप रैपिड रिवीजन के लिए आप पीडीएफ के माध्यम से रैपिड रिवीजन कर सकते हो। तो पीडीएफ आपका पोस्ट जो यूट्यूब चैनल की जो पोस्ट डली हो उसमें सब अवेलेबल है। चलिए, ठीक है, द डिफरेंट ऑफ प्लाज्मा एंड सीरम इन दैट प्लाज्मा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा घुमावदार क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। अब इनको यही पूछा नहीं जा रहा है, देखो ये इतना तो समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा और सीरम के बारे में पूछा गया, लेकिन जो क्वेश्चन बन रहा है वो किसके ऊपर बन रहा है, सीरम के ऊपर, सीरम का बताना है कि प्लाज्मा का बताना है। ठीक है, तो ये इसमें अपने को क्या बताना, प्लाज्मा का बताना है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। प्लाज्मा और सीरम का अंतर यह है कि प्लाज्मा है वो, आप क्वेश्चन में क्या आ सकता है, ABCD की जो प्लाज्मा है वो डजन कंटेन फाइब्रोनोजन। देखो पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, आप थोड़ा उसको पढ़ के देखना। ठीक है, अब इंग्लिश में आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हिंदी में उसका क्लियर समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा और सीरम का अंतर यह है कि प्लाज्मा उससे, प्लाज्मा सीरम से, क्योंकि जो ठीक है, यह अंतर है कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कंटेन ऑफ फाइब्रिनोजन। ठीक है, ऐसा पढ़ना है, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और हम कंफ्यूजन करके, ठीक है, डोंट कंटेन फाइब्रिनोजन ऐसा करके आते हैं। ठीक है, हैज़ मोर वाटर, तो वो तो रहता ही है। ठीक है, इसमें दोनों में रहेगा वो, तो प्लाज्मा उसमें क्या, सीरम में भी रहेगा और प्लाज्मा में भी रहेगा। 99% उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, बाकी 1% उसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। पूरा तो पानी रहता है, वो 99% पानी ही होता है। ठीक है, ठीक है, वो हम आते हैं 90 से 98 ऐसा जो परसेंटेज में भी देता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसमें 6 से 8% तो प्रोटीन भी निकल आता है, बाकी कार्बोहाइड्रेट वो छोटी छोटी चीज़ें होती है 1% में, और कोई कुछ गैसेस भी होती है उसमें। चलिए, ठीक है, तो 90 से 98 ऐसा उसका रहता है। अधिकतर बुकों में 90 से, ठीक है, 92 से 95 या 90 से 98 ऐसी कुछ आपको रेंज देखने को मिल जाती है उसमें। ठीक है, वाटर की। चलिए, ठीक है, तो इसीलिए प्लाज्मा को पूछा। प्लाज्मा और सीरम का अंतर यह है कि प्लाज्मा कंटेन फाइब्रिनोजन, क्योंकि प्लाज्मा कंटेन किसका है, फाइब्रिनोजन में, और सीरम के अंदर फाइब्रिनोजन नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि उसमें हम पहले से ही EDTA मिला के उसको, जो कैल्शियम को जो कैल्शियम क्या हमारा, EDTA क्या हमारा चिलेटिन एजेंट है। ठीक है, इसलिए वो EDTA उसको कैल्शियम को क्या कर जाता है, बाइंडिंग कर जाता है, इसके कारण उसको ब्लड हमारा कोगुलेट नहीं हो पाता है। ठीक है, मतलब कोगुलेट मतलब फाइब्रिनोजन नहीं, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, लेकिन प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होता है, इसीलिए। ठीक है, जो सीरम है वो प्लाज्मा से अलग है, क्योंकि प्लाज्मा में कंटेन फाइब्रिनोजन। ठीक, रटना नहीं है, समझना है भाई। हम जो सीरम और जैसे कार्बोहाइड्रेट वो ये हम सेपरेट करते हैं, EDTA में लेते हैं, तो EDTA में एंटीकोगुलेंट होता ही नहीं, एंटीकोगुलेंट होता है, इसलिए वो क्या कोगुलेट नहीं होता है। कोगुलेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई कोगुलेट कौन करता है उसको, कैल्शियम उसके ब्लड के अंदर है हमारे, इसलिए तो उसको सॉलिड, कैल्शियम का काम क्या, सॉलिड बनाना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें होती है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसे आने टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए। न्यू मिथिलाइन ब्लू रिएजेंट यूज्ड टू स्टैंडिंग फॉर विच ब्लड सेल्स, रेटिकुलोसाइट, प्लेटलेट्स, WBC, हिंज बॉडीज। ठीक है, ये तो आपको सभी पता है। न्यू मिथिलाइन ब्लू को हम देखो, ये जो पिछली बार पूछा गया था वो सुप्रावाइटल स्टेन के ऊपर से पूछा गया था।
क्या पूछा गया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा और तोड़ दिया है। क्या कर दिया, थोड़ा उसको तोड़ दिया है। सुप्रावाइटल बोलते तो आप हो सकता है आप सुप्रावाइटल आप रेटिकुलो के लिए पढ़ चुके हो, लेकिन सुप्रावाइटल में क्या होता है, मिथिलिन ब्लू। सुप्रावाइटल के अंदर ही क्या होता है, मिथिलिन ब्लू। तो मैंने वही ऑप्शन डाल लिया, ठीक है, क्योंकि एक लेवल आगे जा सकता है वो, इसलिए जो न्यू मिथिलिन ब्लू हमारा किसके लिए होता है। चलिए, जो न्यू मिथिलिन ब्लू होगा वो किसके लिए होगा, रेटिकुलोसाइट के लिए होगा, ठीक है। बाकी आपने टक्स ब्लू WBC के लिए सारी चीज़ें पढ़ी लिए, प्लेटलेट्स के लिए हैंगर्स फ्लूट, सब सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के रखे हो, ठीक है। तो इनके और भी पढ़ लो, अगर नहीं देखा तो और भी आप उसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मिथिलिन ब्लू आएगा हमारा रेटिकुलोसाइट के लिए, ठीक है। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मैं तो ये बताने के लिए लेके आए हम जो कि क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आप किस तरीके से उसको सोल्व कर पाओगे, ठीक है। एक आपका लेवल चेक करने के लिए, ठीक है। अभी ग्राम स्टैंडिंग वॉज द इंट्रोड्यूस बाय विच साइंटिस्ट, ठीक है। अल्फ्रेड ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, रॉबर्ट कुक या लुईस पॉस्चर, ठीक है। तो इसमें तो राइट आंसर आपका दिखी गया क्रिश्चियन ग्राम है, ठीक है। उसी ने भाई एक क्रिश्चियन था, एक ईसाई समाज का, उसी ने अपने सरनेम या अपने नाम के ऊपर ही, अपने सरनेम के ऊपर ही उसने स्टैंडिंग बना दी। क्योंकि जो साइंटिस्ट ऐसे ही होते हैं, आपके नाम के ऊपर, सरनेम के ऊपर, अपनी जाति के ऊपर कुछ भी जो मेथड होगा, प्रिंसिपल होगा, कुछ वो रख लेते, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलिए, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक है। अब कभी कभी RBC का पूछ लेता है, WBC का पूछ लेता है, प्लेटलेट का पूछ लेता है, तो हम WBC का लिखा है, व्हेन WBC आर काउंट मैन्युअली बट टक्स रिएजेंट, ठीक है। अब मैंने बता ही दिया ऊपर, मैंने कहा जो टक्स फ्लूइड होता है हम WBC के लिए करते हैं। रिएजेंट, ब्लड इज डाइल्यूटेंट ऑफ रेशियो, तो वो ब्लड और टक्स जो फ्लूइड होगा, अच्छा हुआ कि यहाँ पर दोनों चीज़ें पूछ लीजिए, या तो सीधा रिएजेंट पूछ सकता है, लेकिन मैं क्या होगा ज़्यादा कंटेंट डाल देता हूँ प्रश्न के अंदर ही, उसका आंसर भी डाल देता हूँ, उसके रिएजेंट भी डाल देता हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके, ठीक है। तो WBC में टक्स रिएजेंट है, तो ब्लड कितना होगा और टक्स रिएजेंट कितना होगा, उसके दोनों का रेशियो कितना होगा, वो सारी चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो बहुत ईजी है, और ये ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है। तो आप WBC, RBC और प्लेटलेट तीनों का याद कर ले। अभी मैं बताने वाला हूँ कि देखो, ऐसा यही समझना है कि टक्स फ्लूइड कितना होगा और ब्लड कितना होगा। तो 1 अगर हम लेंगे, उसमें मैं ml में बता देता हूँ, अगर 1 ml हम ब्लड लेते हैं तो 20 ml हमको क्या लेना होता है, टक्स फ्लूइड, ठीक है। अगर 1 माइक्रो, ठीक है, 1 पार्ट हम ब्लड लेंगे तो 20 पार्ट हम किसका लेंगे, टक्स फ्लूइड का। समझ रहे हो, क्योंकि हमें उसका हजारों में गिनती करनी होती है, समझ रहे हो कि क्योंकि जो WBC की जो रेंज होती है 4000 से 11000, अधिकतर बुकों में 4.5 से 11,500 भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को देखने के लिए 1/4 ब्लड यूज़ करेंगे, 1 पार्ट ऑफ ब्लड एंड 20 पार्ट्स ऑफ रिएजेंट, ठीक है। इतना पतला करेंगे, जो टक्स फ्लूइड है वो 20 पार्ट लेंगे, समझ रहे हो। अगर ml से समझोगे तो 1 ml ब्लड में, अगर ml से नहीं लेते वो तो माइक्रो में लेते हैं, ठीक है। 20 नहीं है, हम 0.5 से वो, ठीक है। उसका जो मार्किंग भी आपको याद रखना, 0.5 से 11 तक, ठीक है। और जो RBC के लिए वो 25 से हमारा 121 तक लेते हैं, ठीक है। तो ये उसकी मार्किंग भी याद रखना, मार्किंग से ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है वो 1, मैंने बता दिया है कि 1 पार्ट ब्लड रहेगा, ठीक है। अगर बूंद की मैं बात करता हूँ, अगर 1 बूंद अगर ब्लड हुआ तो 20 बूंद हमको लेना पड़ेगा टक्स रिएजेंट का, समझ में आ रहा है। तो उसका जो रेशियो क्या आएगा हमारा 1:20। यहाँ रेशियो डलना भूल गया है, वो डॉट डल गया है, ठीक है। क्योंकि वो जो पेपर बनाने में बहुत बिजी हूँ मैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन निकालने में इतना बिजी हूँ, क्योंकि ऑफलाइन बच्चे इतना परेशान करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा मैं यूट्यूब के लिए, ठीक है। फिर भी मैं एक टाइम निकाल के, मतलब एक नाश्ता करना छोड़ देता हूँ, लेकिन ये वीडियो कंटेंट बनाना नहीं बोलता मैं, ठीक है। क्योंकि मुझे पूरा होप है कि बच्चों को हमें कहीं ने इस बार सिलेक्शन दिलवाना ही है, किसी भी हाल में, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ए, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगर 1 पार्ट हम ब्लड लेंगे तो 20 पार्ट हमको टक्स रिएजेंट लेना होगा। अगर WBC की बात करेंगे, RBC की बात करेंगे, तो RBC का 1 पार्ट हम, देखिए 1 बूंद हम ब्लड लेंगे तो 200 बूंद हमको रिएजेंट लेना है, क्योंकि जो RBC का जो काउंटिंग होती है वो मिलियंस में होती है, ठीक है। RBC उसकी तो 1000 में होती है, इसलिए 20,
1:20, लेकिन इसका मिलियंस में होने के कारण इसका 1000 में 100 में चले जाएगा। ठीक है, अगर वेस्ट एक बूंद हम ब्लड लेंगे तो 200 बूंद हमको रिएजेंट की आवश्यकता होगी। ठीक, तो आरबीसी का आएगा तो हमारा डी वाला आंसर राइट होगा, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी का पूछ लिया तो हमारा ए राइट आंसर होगा। प्लेटलेट के लिए भी जितना आरबीसी का यूज़ करते हैं उतना ही हम प्लेटलेट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर ये आ गया है, द एंड पॉइंट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जैसे हम अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो या ठीक है, तो प्रोटीन का जो मेजर, अब उसमें भी पूछता है मेजर और माइनर। ठीक है, तो जो मेजर होगा हमारा यूरिया होगा, ठीक है, और माइनर होगा वो अमोनिया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया प्रोटीन का। लेकिन इन प्रोडक्ट प्यूरिन्स, ठीक है, प्यूरिन्स और पायरामाइडिन हम बोलते हैं ना, एक जो प्रोटीन का जो 2 चेन होती है, प्यूरिन्स और पायरामाइडिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के हम जब उसको तोड़ देंगे तो प्यूरिन और पायरामाइडिन में कन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर प्यूरिन का पूछा गया कि प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसका आखिरी प्रोडक्ट क्या होगा, इसमें यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए इसमें सीधा सीधा दी गया है कि जो प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो हमारा यूरिक एसिड होगा। चलिए कितने मज़ेदार क्वेश्चन हैं, सारे सब्जेक्ट का हमसे लेके आए हैं। चलिए इसमें बताना है कि विच इज द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट डिफरेंट बिटवीन द स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ऐसा कौन सा केमिकल टेस्ट है जो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस को डिफरेंशिएट करता है। देखो अब यहाँ डिफरेंशिएट पूछ लिया है भाई साहब, आप स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस पढ़ ले। जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो स्पाइरल और क्लस्टर शेप में होता है। स्टेफाइलो कौन से शेप में होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। स्टेफाइलोकोकस है वो क्लस्टर और स्पाइरल और क्लस्टर फॉर्म में, ठीक है, एक अंगूर के गुच्छे के समान, लाइक ग्रेप्स। ओके, लेकिन एक जो स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टो आ गया मतलब वहाँ पर वो चेन शेप में है। ठीक है, जो गले की जो हार है उसी शेप में होगा, जो चेन जो मोतियों का हार होगा, इसी समय वो एक के बाद एक पिरोए हुए चेन शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, गले की हार में स्ट्रेप्टो, ठीक है, हम स्टेथो इसको यूज़ करते हैं ना, तो वो गले की हार के समान ही है, तो इसी तरह याद कर सकते हो स्ट्रेप्टो। अब स्टेथो अब यूज़ कर लो। ठीक है, स्टेथो से स्ट्रेप्टो याद कर लो, गले की हार चेन शेप में, स्टेफाइलो स्पाइरल एंड क्लस्टर शेप में हो। चलिए, लेकिन इसमें केमिकल पूछ लिया है, तो केमिकल कौन सा है, कोगलेस टेस्ट है, कैटालेस टेस्ट है, यूरेस टेस्ट है और ऑक्सीडेस टेस्ट है। कौन सा टेस्ट इनको डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं, इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है कैटालेज। ठीक है, क्योंकि जो स्टेफाइलो, अब इसमें क्या पूछा है कि डिफरेंट बिटवीन द स्टेफाइलो, ठीक है, से स्ट्रेप्टो, तो हमें जो स्टेफाइलोकोकस है हमारा वो कैटालेज पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए तो इसका कैटालेज इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लेसेंटा, निम्नलिखित से इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को पार कर देता है। ठीक है, तो जो IgG होगा वही प्लेसेंटा को पास करता है। ठीक है, और जो मिल्क की बात करेंगे, ठीक है, मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, वो IgA। ठीक है, जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी भी पूछता है, तो प्राइमरी जो एंटीबॉडी होगी हमारी M और सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा हमारे G। ठीक है, और पेंटामर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो पेंटामर में M है, बाकी सब मोनोमेर में आ जाएगा। ठीक है, जो M है वो पेंटामर है और बाकी सब मोनोमेर है। ठीक, चलिए ये एक और मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बनाया गया। फिर ये हेमेटोरा का क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ब्लड एक्सेप्ट वन। निम्नलिखित में से सभी क्या है, और एक को छोड़कर रक्त के कार्य हैं। सभी रक्त के कार्य और एक को छोड़कर। ठीक है, तो हार्मोन प्रोडक्शन, बफर सिस्टम, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्शन और न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन। तो ये मैंने सारी चीज़ें बहुत हेमेटोलॉजी के लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाई थी, ब्लड के एक एक कार्य बताए थे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाएगा, बिल्कुल हमारी बॉडी को ब्लड तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, तो सभी चीज़ों को जगह जगह वो न्यूट्रिशन खाना भी ले जाके देगा, ऑक्सीजन भी ले जाके देगा, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, लेकिन इसमें उसका जो हार्मोन्स का प्रोडक्शन ब्लड नहीं करता है, किसी भी हाल में हार्मोन्स का प्रोडक्शन ब्लड नहीं करेगा।
बफर सिस्टम मतलब वो हमारे पीएच को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। हमारी बॉडी को का जो लेवल है वो टेम्परेचर हो, ठीक है, पीएच हो, उसको मेंटेन करके रखता है, इसलिए बफर सिस्टम बोल दिया उसको, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तो करता ही करता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन भी करवाता है वो, ठीक है। ब्लड के अंदर जो रॉ मटेरियल जाता है वो कहाँ पर जाता है, ब्लड के अंदर ही, ब्लड ही तो लेके चले जाता है, दिमाग हो कहीं 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 भी जो कौन लेके जाता है, ब्लड ही लेके जाता है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैं टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगा। एक और सरल क्वेश्चन आया है, तो आप भी इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चंस के ऊपर ही क्वेश्चन आंसर ही मत करो, आप भी उसको एक सोचो कि यही हम ग्रुप 5 में बैठे हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग टेस्ट यूज टू डिटेक्ट या डिटरमाइन सिप्लिस, सिप्लिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हो, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। AST तो हम लीवर के लिए करते हैं, RA फैक्टर हम अर्थराइटिस के लिए करते हैं, CRP हम लोग सी रिएक्टिव प्रोटीन का जो बॉडी में रिएक्शन देखने के लिए या इन्फ्लेमेशन के लिए करते हैं, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP। लेकिन जो सिप्लिस के लिए हम लोग जो करते हैं VDRL, ठीक है। PPR भी एक क्वेश्चन होता है टेस्ट, वो हम सिप्लिस के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। AST हम लीवर फंक्शन LFT में पढ़ते हैं, RA फैक्टर हम अर्थराइटिस के लिए करते हैं, CPR हम हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन के लिए, ठीक है, देखते हैं, या प्रोटीन रेट के लिए कि, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, इसके लिए हम लोग CRP कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है D। चलिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कैटायंस फाउंड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। ये जरूर याद करेंगे, बहुत ही मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेजर कैटायंस फाउंड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। मेजर माइनर एक्स्ट्रा में भी पूछता है और इंट्रा सेल्यूलर में भी पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेजर की पूछा गया, तो मेजर में कौन सा रहेगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, मैग्नीशियम होगा, जिंक होगा। बहुत सारे बच्चे बोलते कि मैसेज कमेंट्स आ रहे थे कि आप जो ऑप्शन है वो भी हिंदी में करो। बेटा बहुत टाइम लगता है ये, इसलिए हम जैसे तैसे करके क्वेश्चन को ही हिंदी में कर पाते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं मिल पाता कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो भी हिंदी में करें, ठीक है। अच्छी बात है, आप कमेंट्स में पूछते हो, आपके डाउट है, लेकिन थोड़ा पढ़ ले कि ऑब्जेक्टिव को हिंदी में करना बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम उसको हिंदी में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो सीधे सिंपल रहते हैं, उसको ज़्यादा उतना नहीं रहता है। हालांकि कुछ ऐसे लंबे क्वेश्चन आ जाते हैं, वही डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो डिफिकल्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो कौन सा होगा मेजर कैटायंस फाउंड इन एक्स्ट्रा फ्लूइड की, मतलब एक्स्ट्रा फ्लूइड्स में जो बड़ा कैटायंस कौन सा प्रेजेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक। तो जो एक्स्ट्रा, याद रख लो, लिख लो, एक्स्ट्रा फ्लूइड में हमारा सोडियम होगा और जो, ठीक है, इंट्रा फ्लूइड्स में आएगा हमारा पोटेशियम, ठीक है। तो सोडियम हमारा धनायन है, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फ्लूइड के लिए। लेकिन अब यहाँ पर अगर मेजर कैटायंस इंट्रा फ्लूइड के लिए अगर आएगा तो हमारा पोटेशियम, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर है सोडियम, ठीक है। अगर इंट्रा फ्लूइड आ गया, यहाँ तो एक्स्ट्रा पूछा है लेकिन वहाँ पर इंट्रा आ गया तो आपका पोटेशियम राइट होने वाला है, ठीक है। अब क्लोराइड होगा तो क्लोराइड भी आपका राइट होगा इंट्रा में। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं उसको थोड़ा तोड़ ताड़ के थोड़ा कंफ्यूजन करके लेके आया हूँ। इम्यूनोग्लोबिन आर विच टाइप ऑफ प्रोटीन इन नेचर, कौन से जो सीधा मैं इसको घुमा, इम्यूनोग्लोबिन प्रकृति में किस प्रकार के प्रोटीन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है कि जो इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, कौन से इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन नेचर का होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या एक ही बात है, इम्यूनोग्लोबिन आर विच प्रोटीन इन नेचर, कौन सा, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन और डेल्टा ग्लोबुलिन। तो आपने पढ़ा होगा IgG इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। क्या पढ़ा आपने, IgG, ठीक। अब यहाँ पर IgM है नहीं, IG, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा IgG गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। क्योंकि हम उसमें देखो ऊपर ही लिखा हुआ है ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन, वो कंफ्यूजन करने के लिए लिखा है, प्रोटीन का पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो गामा ग्लोबुलिन, ठीक। चलिए, इंट्रोबियस वर्मिकुलस इज नॉन ऑस, एंटेरोवर्मिकुलस को भी जाना जाता है। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, आप पढ़ ले, ठीक है। इंट्रोबियस वर्मिकुलस को दूसरे नाम से भी पिन वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म या विप वॉर्म,
सभी के सभी आंसर करेंगे तो जो होगा पिन वॉर्म, ठीक है, जो हम कागजों में पिन यूज़ करते हैं, ठीक है, एक जो उसका जो मुंडी गोल गोल मुंडी होती है, ठीक है, और पूरा वो किल 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 के जैसा होगा लेकिन जो उसकी मुंडी होगी वो गोल होगी, तो एक लाइक पिन हम लोग जो पेज को अटैच करने के लिए करते हैं, जैसे कार्बन लगाते हैं तो एक ऊपर लगाते हैं और एक नीचे लगाते हैं, उसमें हम एक पिन लगाते हैं, ठीक है, तो इस पिन लाइक के जो दिखेंगे तो इंटेरोबियस वर्मिकुलस होगा वो पिन लाइक का होगा, ठीक है, तो इंटेरोबियस वर्मिकुलस तो जो कागजों में लगाने वाला पिन, याद रख लेना, ठीक है, तो उसकी जो मुंडी होती है गोल गोल होती है। चलिए कठिन आते हैं, सरल आते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच इज द फॉलोइंग हार्मोन डायरेक्टली रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायरेक्ट ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट कौन करता है, ठीक है, तो निम्नलिखित हार्मोन को सीधे रक्त शर्करा के स्तरों को नियमित करने वाला कौन सा है, ठीक है, TSH, FSH, प्रोजेस्ट्रॉन या इंसुलिन, तो ये तो सभी जानते हो कि इंसुलिन ही उसको रेगुलेट करके रखता है, ठीक है, मतलब अगर ज़्यादा बढ़ जाता हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल तो जो पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन सिक्रेट करने लगती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब कर रही है तो पेनक्रियाज क्या करता है अपनी बीटा सेल से, ठीक है, अल्फा तो हमारा ग्लूको का गुण होता है, तो अल्फा मतलब वो ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, अल्फा, लेकिन जो बीटा पेनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती है वो इंसुलिन सिक्रेट करने लगती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उसको वो कम कर देता है, ठीक है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर डी हो गया। चलिए और मज़ेदार क्वेश्चन है, विच इज़ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट ट्यूब नीड टू कलेक्ट सैंपल ऑफ HbA1c, ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ गया, ये सिलेबस से, ठीक है, सिलेबस से ये, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। निम्नलिखित में से एंटीकोगुलेंट ट्यूब को HbA1c का नमूना एकत्रित करने की आवश्यकता है, सोडियम फ्लोराइड में, EDTA में, हेपेरिन्स में और सोडियम साइट्रेट में, ठीक है। तो आप जो लैब में काम करते हैं उनको तो सभी पता रहता है, लेकिन जो बेचारे फ्रेशर होते हैं उनको दिक्कत जाती है, ठीक है, बहुत कई सालों से काम करते रहे उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जो फ्रेशर है उनको ऐसी चीज़ें दिक्कत दे जाती है। तो सोडियम फ्लोराइड तो हम लोग भाई जितना भी ग्लूकोज के टेस्ट हो, चाहे वो हम RBS, PPBS, FBS, तो हम सब सारे के सारे सोडियम फ्लोराइड में करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट हीमोटोलॉजी के टेस्ट हम लोग EDTA से कर लेते हैं। हेपेरिन किसके लिए करते हैं हम लोग, हम इसको इमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हेपेरिन क्योंकि 2 से 3 घंटे के लिए ज़्यादा से ब्लड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। सोडियम साइट्रेट, तो जो हमारे जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, जो कोगुलेशन टेस्ट है वो सोडियम साइट्रेट से लगाते हैं हम, ठीक है। जितने भी हमारे सोडियम साइट्रेट है, सॉरी एंटी कोगुलेंट जो कोगुलेशन फैक्टर वाले टेस्ट हैं तो वो APTT, PTTT, ठीक है, PT, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम सोडियम साइट्रेट से लगाते हैं, लेकिन जो HbA1c हम लोग EDTA से लगा लेते हैं, ठीक है। आजकल तो डायरेक्ट मशीन आ गई है, डायरेक्ट उसमें एक छोटा सा ड्रॉप डालो और कैपिलरी से भी लगाते हैं, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन भी दे सकता है कैपिलरी से भी, डायरेक्ट हम उसको कैपिलरी से टेक करके भी HbA1c लगा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे भी इसका राइट आंसर है। चलिए, विच इज द फॉलोइंग पैरासाइट डजेंट डेवलप सिस्ट स्टेज, कौन सा पैरासाइट सिस्ट स्टेज डेवलप नहीं करता है, जार्डेलामिलिया, एंटमा हिस्टोराइटिका, इंटोरिबियस वर्मिकुलस, ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। फटाफट आंसर करेंगे कि कौन सा पैरासाइट सिस्ट डेवलप नहीं करता है, उसका सिस्ट स्टेज नहीं होता है, निम्नलिखित परजीवी सिस्ट चरण विकसित नहीं करता है, ठीक है। तो कौन नहीं करता है, जार्डेलामिलिया, एंटामीबा हिस्टोराइटिका, एंटेरोबियस वर्मिकुलस या ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस। तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आने वाला है, हम फिर कंप्यूटर में लॉक करते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, बट ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस होता है वो कभी भी सिस्ट फॉर्म डेवलप नहीं करता है, ठीक है। ये क्या हमारा जेनाइटल पैरासाइट है, ठीक है, ठीक है, ये क्या है हमारा जेनाइटल पैरासाइट से, ठीक। तो ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस, अब याद रखना जेनाइटल ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया है वो एक ट्राइकोमोनास वेजाइनालिस है, वो सिस्ट स्टेज विकसित नहीं करता है, ठीक। चलिए, अब ब्लड डोनर हु रिसेंटली डायग्नोज्ड पॉजिटिव
HbA1 शुड बी डिफेंड, ठीक है, डिपेंड फॉर हाउ लॉन्ग। एक रक्तदाता जिसमें हाल ही में रक्त सकारात्मक मतलब HbA पॉजिटिव आया का निदान किया था, उसे कब तक परिभाषित किया जाना है, ठीक है। कोई एक भी जो ब्लड डोनर से वो रिसेंटली में उसका डायग्नोसिस हुआ हमारा HbA, तो वो कब तक वो चलता रहेगा कि वो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, परमानेंटली वो पॉजिटिव बना रहेगा या 3 महीने तक चलेगा, 6 महीने तक चलेगा, वो 1 साल तक चलेगा। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो परमानेंटली, ठीक है। बहुत ही रियर केस में, और ठीक है, रक्तदाता की बात हो रही है इसमें, इसमें हाल ही में सकारात्मक में है इसको, तो वो कभी भी हमारा ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता वो, ठीक है। हालांकि वो पॉजिटिव हो जाते, नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन वो कभी भी रक्त को डोनेट नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो परमानेंटली कभी भी वो खून नहीं देगा। ब्लड डोनर की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, इसका क्वेश्चन तो आ गया, और ये मैंने जब बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड किए गए उसमें कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छे से समझाया था कि क्यों बैड होता है, क्यों गुड होता है, क्या कारण होता है, क्या 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 बीमारी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस करी है। तो आप वहाँ के बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर देख सकते हो, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग द कॉल्ड द बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यहाँ पर बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, HDL है, VLDL। तो इसका आंसर तो आपको दिख ही रहा है कि LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इस क्यों, क्योंकि ये हमारा जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज है, जो हार्ट को हमारी क्या करती है, आर्टरी सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी, तो वहाँ पर जाके वो ब्लोकेज बनाता है, ठीक है। इसीलिए वो ग्लूकोज बनाएगा तो हार्ट अटैक, अथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज होती है। क्या होती है, अथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके कारण हार्ट अटैक आते हैं, ठीक है। तो उसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ पर उसको ब्लोकेज बनाने नहीं देता है। जैसे ही वो कोरोनरी आर्टरी में ब्लोकेज बनाने की कोशिश करता है, तो वो वहाँ से उसको हाथ पकड़ के खींच लाता है, ठीक है, कि चल भाई यहाँ पर बैठना नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बैठना अलाउ नहीं है। तो वो हाथ पकड़ के ले आता है और वापस लीवर में छोड़ देता है, और लीवर उसको लीवर किस में कन्वर्ट कर देता है, उसको HDL में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लो डेंसिटी से उसको हाई डेंसिटी की उसमें कन्वर्सेशन कर देता है, ठीक है। तो इसलिए HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में वहाँ पर और अच्छे से बताई गई है, ठीक है। चलिए, which one of following test is used to different Staphylococcus aureus from other Staphylococcus species, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वो स्टेफाइलोकोकस से स्ट्रेप्टोकोकस जा रहा था, लेकिन यहाँ क्या जा रहा है, जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस से, ठीक है, मतलब जो बहुत सारी स्पेसीज है, स्टेफाइलोकोकस की बहुत सारी स्पेसीज है, वहाँ से किसको निकाल रहा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस को निकाल रहा है, ठीक है। कहने का मतलब समझ रहे हो कि निम्नलिखित परिणामों से किसका उपयोग अन्य स्टेफाइलोकोकस प्रजातियों से स्टेफाइलोकोकस ओरियस को अलग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो स्टेफाइलोकोकस की प्रजातियाँ, वहाँ से किसको निकाल रहा है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस को निकाल रहा है। तो वो किसके जरिए निकालता है, कोगुलेज टेस्ट के थ्रू, कैटालेज टेस्ट के थ्रू, यूरियस टेस्ट के थ्रू, या ऑक्सीडेज टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है हमारा कोगुलेज टेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब हम कैटालेज पढ़े थे, वहाँ पर स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोक के बीच में कैटालेज पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर जो यूज आएगा कोगुलेज, क्या आएगा, कोगुलेज, ठीक है। अगर सेम जाति को डिफरेंशिएट करने के लिए कोगुलेज, और स्टेफाइलोकोकस से स्ट्रेप्टोकोक डिफरेंशिएट करने के लिए कैटालेज, दोनों चीजें याद रखना। सेम जाति के लिए कोगुलेज, ठीक है, और अलग जाति के लिए कैटालेज, डायरेक्ट तोड़ के ही अलग करना, ठीक है। कोगुलेज में तो वो हल्का सा वो करेगा, कैटालाइज हो रहा है वो, ठीक है, एक लंबी प्रोसेस हो रही कैटालेज, ठीक है। तो इसका ए आंसर इसका राइट होगा। चलिए, हीमोफिलिया ए इज काउज्ड बाय विच फैक्टर डेफिशिएंसी, हीमोफिलिया ए किस कारक की कमी के कारण होता है। तो हीमोफिलिया ए और बी जरूर आते हैं, तो आप दोनों पढ़े। जो हीमोफिलिया होता है वो 8वें फैक्टर के कारण होता है, वो जो सी देता है, H और C,
तो सी होता है हमारा कोगुलेशन फैक्टर 9। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर तो आप देख ही लिए थे, इसका 8। जो हीमोफीलिया ए है वो कोगुलेट जो फैक्टर 8, ठीक है, जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं वो 8वां फैक्टर की कमी से, की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया ए होता है। ठीक है, और सी होता है 90 के कारण, हीमोफीलिया सी 90 फैक्टर्स के कारण होगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखें। चलिए, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को भी नहीं बोलोगे। साल्मोनेला एंड सीजेला कैन बी डिफरेंटेड ऑन द बेस ऑफ विच टेस्ट? साल्मोनेला और सीजेला किस परीक्षण के आधार पर अंतर कर सकते हैं? ग्राम स्टेंस, ठीक है, ये ऑप्शन इधर चले गया है तो कोई बात नहीं। ए ग्राम स्टेंस, बी कैटालिस टेस्ट, और सी मोटिलिटी, और डी इंडोल टेस्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा क्या था, जैसे हम साल्मोनेला में क्या लगाते हैं, साल्मोनेला आप ऐसा ही सोचो कि साल्मोनेला हम लोग टेस्ट कैसे लगाते हैं भाई, स्लाइड से लगाते ना। ठीक है, स्लाइड एग्लूटिनेशन देखते हैं, तो एग्लूटिनेशन में हमने दो चीज़ें नोटिस करते हैं। ठीक है, ओ एंटीजन और एच एंटीजन। साल्मोन जैसे ब्लड ग्रुप में हम लोग ए बी और ओ 3 देखते हैं, या ए बी ओ या डी या ओ दोनों में से एक देखते हैं। ठीक है, तो उसमें 3 रिएजेंट होते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 रिएजेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक पीला पीला और एक पिंक होता है और एक ब्लू होता है। ठीक है, तो एक होता है ओ एंटीजन एंटीसीरा होता है और एक एच एंटीसीरा होता है। तो जो ओ एंटीसीरा होता है वो सोमेटिक्स के लिए होता है, सोमेटिक्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, और जो एच होता है वो फ्लेजिलर के होता है। ठीक है, तो मतलब हम ये तो बोल सकते हैं कि जो साल्मोनेला वो फ्लेजिला होता है। क्या होता है? फ्लेजिलर एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब फ्लेजिलर एंटीजन होने के कारण वो क्या होगा, वो मोटाइल होगा। क्या होगा वो? साल्मोनेला क्या होगा हमारा? मोटाइल। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा सी। ऐसे हमें पढ़ना है कुछ चीज़ें। तो साल्मोनेला फ्लेजिलर है, और फ्लेजिला का क्या काम होता है? मोटाइल करने, मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो साल्मोनेला और सीजेला को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम मोटिलिटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम देख लेंगे उसमें। चलिए, चलिए इसका आंसर बनाएंगे। अमोनियम ऑक्सिलेट रिएजेंट यूज्ड टू फॉर द काउंटिंग विच टेस्ट? आरबीसी, प्लेटलेट, सॉरी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी और रेटिकुलोसाइट। तो रेटिकुलोसाइट के लिए हम लोग ऊपर ने पढ़ लिया मिथिलिन ब्लू, तो इसका तो हो नहीं सकता। आरबीसी, अब दिक्कत है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में। तो डब्ल्यूबीसी में भी हम लोग पढ़े थे, क्या था? टैक्स फ्लूइड। ठीक है, आरबीसी के लिए डाइस फ्लूइड होता है। ठीक है, अब बचा है क्या हमारा? जो अमोनिया ऑक्सिलेट। तो जो उसका जो राइट आंसर है हमारा बी, प्लेटलेट को हम लोग अमोनिया ऑक्सिलेट रिएजेंट के लिए करते हैं। सभी का पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर हम लोग मार खा जाते हैं। तो आप जाते से एक आइडिया कर लगाना। तो देखो इसके ऊपर से एक क्वेश्चन तो आना है, तो ब्लड ग्रुप का एक छोटा सा चार्ट बना लेना। ठीक है, और एक ब्लड बैंक का थोड़ा सा चार्ट बना लेना, और कोगुलेशन का, और एक ये सारी चीज़ें रिएजेंट वाले डब्ल्यूबीसी के आगे एक छोटा सा। आपको एक कम से कम 1 घंटा मिलेगा, तो 1 घंटे में आप ये सारी चीज़ें ज़रूर रिवाइज करें। और आपको एक पेज मिलता है तो वह पेज ले ले और उस पर छोटे 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 अक्षरों में लिख ले, ताकि आप एकदम से डिस्प्ले पे देखोगे तो घबराओगे नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होता है। बिल्कुल, हमें भी हो जाता था जब हम एग्ज़ाम में बैठे थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नोट कर ले। ब्लड ग्रुप, ब्लड बैंक, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, कुछ सारणियाँ हैं, सारणियाँ आपने टेबल बना के याद की है तो वो टेबल वहाँ जाके लिख ले। भले आपको याद है फिर भी लिख ले, बहुत सारे बच्चे होशियार बनते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ जाके लिख ले, क्योंकि डिस्प्ले पे जैसे ही आंसर आता है आप उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बेस्ट पॉइंट है आपको, क्योंकि आपको और सारी चीज़ें भी याद करनी होती है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है, इससे आपका टाइम बचेगा। ठीक, तो उसका जो राइट आंसर है हमारा बी, प्लेटलेट के लिए करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल टेस्ट शुड बी कीप अवे फ्रॉम लाइट? कौन सा टेस्ट बायोकेमिस्ट्री का जो लाइट से दूर रखना चाहिए? यूरिया, बिलिरुबिन, ग्लूकोज या कैल्शियम? निम्नलिखित जैविक रासायनिक विज्ञान परीक्षण में से कौन सा प्रकाश से दूर रखना चाहिए? यूरिया, बिलिरुबिन और ग्लूकोज। तो ये तो आप सभी जानते हो, इसका आंसर सभी बता सकते हो, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लाइट के कांटेक्ट में नहीं रखना चाहिए, जिसके कारण उसकी रीडिंग क्या होती है? इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है बी, बिलिरुबिन। बिलिरुबिन को हम जो वो उसमें रखते हैं तो उसका जो लेवल होगा वो बढ़ जाता है। ठीक है,
इसलिए उसको लाइट में नहीं रखना चाहिए और जितना हो सके उसका जल्दी परफॉर्मिंग कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन अपीयर्ड पेंटामर, मैंने जस्ट अभी ऊपर बता दिया। ठीक है, पेंटामर कौन सा होगा, बाकी सारे मोनोमर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हो। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा एम। ठीक है, जो एम एंड IgM होगा वो पेंटामर होगा और बाकी चीज़ें मोनोमर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ऐसा ही हम नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, वो भी अपलोड करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि सब्सक्राइब का पॉइंट बहुत ही आपका जो प्रदर्शन है बहुत ही वो कम है। ठीक है, सिर्फ 30% लोग सब्सक्राइब किए, बाकी 70% लोग अभी भी नॉन वॉचिंग ये ही देख रहे हैं। ठीक है, नॉन वॉचिंग से सिर्फ वॉच कर रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करें। और आपको रैपिड रिवीजन के लिए PDF अवेलेबल करवाए गए, तो वहाँ से भी रैपिड रिवीजन के लिए आपके, ठीक है, आपको आप खुद के टेस्ट के लिए आप PDF, ठीक है, परचेस कर सकते हैं हमारे पोस्ट में। ठीक है, डल चुकी सारी डिटेल्स, तो वहाँ जाके आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो है और लेके आने वाले पूरे हम 75-100+ करने वाले हैं उसमें। ठीक है, क्योंकि एक से बढ़कर एक क्वेश्चन होने वाले और वो क्योंकि बहुत फायदेमंद होने वाले। ठीक है, तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दे, ताकि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है, तो वो उन तक भी पहुँच सके।